नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विजय रूपानी को गुजरात की कमान, नितिन पटेल बने उप मुख्यमंत्री। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्वाचन। आतंकवादियों को समर्थन देने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। गृहमंत्री का पाकिस्तान दौरे पर संसद में बयान। विपक्ष ने कहा सरकार को पूरा समर्थन। लोकसभा अध्यक्ष को भेजा गया आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक। राज्यसभा में सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक। विपक्ष ने की वादा पूरा करने की मांग। असम के कोकराझार में बड़ा हमला, 13 लोगों की मौत, एक आतंकी ढेर। उग्रवादी बोडो संगठन एनडीएफबी का हाथ होने की आशंका। केंद्र का हर संभव मदद का वादा। मधेसी आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान। नेपाल कैबिनेट ने दी मंजूरी। रिहा किए जाएंगे गिरफ्तार प्रदर्शनकारी। और अब पहली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन से लौटने के बाद उन्होंने आज संसद में बयान दिया। गृह मंत्री ने उन स्थितियों के बारे में भी बताया जिनकी वजह से वो लंच के बिना ही वापस लौट आए। विडंबना यह है अध्यक्ष महोदय कि हर के बावजूद यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्हीं शब्दों के साथ पाकिस्तान को उसी की जमीन पर आतंकवादियों को शह नहीं देने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि जब गुरुवार को वो सार्क देशों के गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो पाकिस्तान में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। गृह मंत्री के मुताबिक उन्होंने सदस्य देशों से कहा कि एक देश का आतंकवादी दूसरे देश का शहीद नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले, इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने गृह मंत्री के साथ हुए व्यवहार के लिए भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। अगर वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये भी बताया गया कि जब होस्ट ही गायब था, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं। और हम पूरा अप्रिशिएट करते हैं कि जो आपने इश्यूज उठाए और उसका समाधान निकालने के लिए हम आपके साथ। आतंकवाद को लेकर जो इन्होंने खुलकर अपनी बात वहाँ रखी है तो इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है, तहे दिल से समर्थन करती है। इस मामले में सभी दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर हमें साथ रहना चाहिए। उनका ये मानना है, जो विदेश मंत्रालय है, कि परंपरा है कि जो सार्क सम्मेलन होता है तो उसमें जो लोग हैं, सार्क सम्मेलन का जो होस्ट है, वो होस्ट जो है उनकी तो बात जा सकती है मीडिया में, लेकिन बाकी लोगों के बारे में तो ये मुझे लगता है कि ये दो बात और दो चीज़ें नहीं होना चाहिए। सीमा पर भी मैं चाहूँगा कि न केवल बीएसएफ के लोग बल्कि आर्मी के लोग जो हैं वो भी बहुत सख्ती से, उनको हर बार अनुमति लेने की कोई नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री जी गए थे, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, उसको हम निषेध करते हैं, यहाँ खंडन करते हैं और पाकिस्तान सरकार से इसके बारे में जवाब मांगते हैं कि ये कोई तरीका नहीं कि सार्क में एक मेहमान के खिलाफ ये किया जाए। I also joined the entire House to appreciate the 5 suggestions made by our Home Minister in the SAARC meeting. They have been said in the point number 5. पूरा देश आपके साथ है। श्रीमान जी, पाकिस्तान की समस्या एक विकट समस्या है। जिस हिसाब से वहाँ पर आर्मी और आईएसआई का कंट्रोल है, आम जनता उससे त्रस्त है। जो भी पार्टी यहाँ पे उठती है वो कहती है कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अगर वो हमारा अपना अटूट अंग है, अपने लोग हैं, तो हम अपने लोगों की बात
हम यहाँ क्यों न करें, हम पाकिस्तान वालों को क्यों करने दें? कई सदस्यों ने गृह मंत्री से जानना चाहा कि क्या सरकार पाकिस्तान नीति में बदलाव करेगी। वहाँ बलूचिस्तान में भी उसी तरह के आंदोलन हो रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में भी लोग इसी तरह दमन के शिकार हो रहे हैं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या भारत सरकार एक समग्र चिंतन इस बात पर पुनर्विचार करेगा? क्या भारत सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना है कि नहीं करना है, इस प्रश्न का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि इसमें सभी को जो भी करेंगे सबको विश्वास में लेकर करने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री ने लोकसभा में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी देश आतंकवाद का साथ दे रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री 3 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे थे। 4 अगस्त को उन्होंने सार्क गृह मंत्रियों की 7वीं बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त राजीव डोगरा पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर। राजीव डोगरा जी, क्या है वाकई आपको हैरानी हो रही है जिस तरह का बर्ताव पाकिस्तान में देखने को मिला गृह मंत्री के साथ? अगर ये भी मान लें कि मीडिया ने ब्लैकआउट नहीं भी किया उनके भाषण को, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है ये सही बात है कि प्रोटोकॉल के तहत भी जो आदर सम्मान उनको मिलना था वो भी नहीं मिला? देखिए, ये तो बात है गृह मंत्री की। नॉर्मली सुना यह जाता था कि कोई ऑर्डिनरी इंडियन भी लाहौर जाए या कराची जाए तो उसको चिकन करी खिलाई जाती थी और बाज़ार में पैसे भी कम लिए जाते थे, तो लोग बड़े खुश आते थे कि देखो क्या मेहमान नवाजी हमारे पाकिस्तान में होती है। ऐसा जो व्यवहार हुआ हमारे गृह मंत्री के साथ, मेरे को लगता है इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये है कि कभी युद्ध की स्थिति है, जैसे कारगिल का टाइम हुआ, तो पाकिस्तानी सब कुछ जो गंद होता है वो करते हैं। वो आईएसआई और आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट सरकार के इशारे पे। पर वहाँ पे भी अगर कोई मंत्री हो तो इस तरह दुर्व्यवहार सुना नहीं है दुनिया के किसी भी जगह में। एनिमी स्टेट्स भी जो हैं वो इस निचाई पे नहीं पहुंचते हैं। तो दुख भी है और हैरानी भी है। लेकिन राजीव डोगरा जी, ये बताइए कि जिस तरह की कटुता फिलहाल दोनों देशों के रिश्तों में देखने को मिल रही है, आज हमने देखा कि विपक्ष भी पूरी तरीके से एकजुट नजर आया और एक आवाज़ में जो है पूरा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बात कर रहा है भारत की तरफ से। एक सार्क समूह के तौर पर, मैं दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा सार्क समूह के तौर पर भी आपसे समझना चाहती हूँ कि किधर जा रही है, दिशा क्या है? देखिए, सार्क पिछले 2 दशकों से ज़्यादा इस्टेब्लिश हुई है, पर जो इससे उम्मीदें थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई हैं। सार्क में कोशिश ज़रूर लगातार रहती है भारत की और बाकी देशों की कि कुछ हट के बात की जाए, ट्रेड ज़्यादा बढ़ाई जाए, रोड का आना जाना हो, पर हर जगह आप देखेंगे पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया हुआ है। तो सार्क एज एन इंस्टीट्यूशन डिवैल्यूड इंस्टीट्यूशन है, उसमें जान फूकने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो मेरे को नहीं लगता कि आगे वाले समय में भी सार्क कोई कंस्ट्रक्टिव रोल बड़े पैमाने पे कर पाएगी। पर क्वेश्चन ये है कि अगर वो नहीं कर पाएगी तो क्या हमको बांग्लादेश की एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए थी जिन्होंने अपने होम मिनिस्टर को नहीं भेजा? मैं इसलिए ये सवाल कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होगी, फिर समिट लेवल पे मीटिंग होगी। तो क्या हम, अगर पाकिस्तान ने अपना रुख नहीं बदला, तो क्या हम चाहते हैं कि अगली मीटिंग्स में भी ऐसा व्यवहार हमारे लीडर्स के साथ? राजीव डोगरा जी, बताइए फिलहाल कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, माफ कीजिएगा, मैं जानना चाहती हूँ अमेरिका की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया आई है फिलहाल गृह मंत्री के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, और गृह मंत्री ने खासकर जो बयान दिया है पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद में, जो उन्होंने कहा कि न सिर्फ व्यक्ति संस्था बल्कि उन देशों को भी सबक सिखाना होगा, उन देशों को भी पनिश करना होगा जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से समर्थन आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपको लगता है कि ये हमारे फेवर में जा रहा है?
देखिए, समर्थन तो आते रहते हैं और फेवर में भी कई समर्थन पहले भी आ चुके हैं, पर काम हमको करना होगा, कोई हमारे लिए काम नहीं करेगा। और एक उदाहरण मैं ये देता हूँ, अगेन बांग्लादेश की, उन्होंने पाकिस्तान को नोटिस पे कर दिया है कि अब बहुत हो गया, अब हमारे यहाँ टेरर आपकी नहीं होगी। और अफ़गानिस्तान ने भी, उनके राष्ट्रपति ने अभी रिसेंटली कहा था कि अलकायदा हमारे लिए इतना चैलेंज नहीं है जितना पाकिस्तान है। सो हमको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वरना पाकिस्तान, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा, अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। और दूसरा, हमको भी सोच समझ के पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा, नहीं कि अपना पीटीआई, यूएनआई और दूरदर्शन को ले जाएं और वहाँ जाके उनको भी निराश होकर वापस आना पड़े। क्या हम पहले से ये नहीं तय कर पा रहे थे कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर ट्रेडिशन ऐसी है? पर उसमें भी ट्रेडिशन, भारत जैसे देश के लिए ट्रेडिशनें बदली जाती हैं। और हमने मुझको लगता है अपना जो है रुख अगर साफ किया होता, एक निश्चय किया होता, तो शायद ये हालत नहीं होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव डोगरा जी आपका। तो फिलहाल जाहिर है चर्चा लंबी है, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे। आमने सामने केंद्र और दिल्ली सरकार, अधिकारों पर छिड़ी जंग, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। देखिए देश देशांतर, रात 8:30 बजे। पहली बार हम किसी किताब पर नहीं बल्कि किसी एक खास रचना पर ही बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। अपनी तरह से ये कविता अनोखी है, क्योंकि जिस काल में ये लिखी जा रही है उस काल में जो काव्य पद्धति बन रही है वो भिन्न है। साहित्य हमारी नज़र में एकमात्र माध्यम है जिससे कि हम भाषा से प्यार करना सीखते हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ऐतिहासिक रचना झांसी की रानी पर उनके नाती प्रोफेसर आलोक राय से खास बातचीत। देखिए किताब सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। विजय रूपाणी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे, वहीं नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नितिन पटेल गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक में दोनों नेताओं के नामों पर मुहर लग गई। गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय रूपाणी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने पर मुहर लग गई। वहीं आनंदीबेन पटेल की सरकार में मंत्री नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। चुनाव हुआ ऐसा जाहिर करता हूं और बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी पर्यवेक्षक नितिन गडकरी और सरोज पांडे ने विधायकों के साथ बैठक की और मुख्यमंत्री को लेकर उनकी राय पूछी। यूनानिमसली निर्णय हुआ कि जिस प्रकार से सभी की भावना है उसको ध्यान में लेते हुए विजय रूपाणी इनका नेतृत्व, विशेष विधानमंडल के नेतृत्व के लिए उनका चयन हुआ और नितिन भाई का उपनेता के रूप में 2 नाम आए और बाद में उनका चयन हुआ। सबका साथ सबका विकास, ये विरासत को आगे बढ़ाकर आने वाले 17 के चुनाव हम सब साथ मिलकर और गुजरात को पूरा देश का रोल मॉडल बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे। और आज माननीय आनंदीबेन जी ने ये प्रस्ताव रखा और बाकी लोगों ने समर्थन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसको पार्टी की संसदीय बोर्ड ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद 3 अगस्त को आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में पेश आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा स्पीकर को भेज दिया गया है। इसे कांग्रेस सांसद केवीपी रामचंद्र राव ने पेश किया था।
राज्यसभा के उपसभापति ने आज ये जानकारी दी। स्पीकर फैसला करेंगी कि ये धन विधेयक है या नहीं। इस मसले पर आज सदन में अवरोध भी हुआ। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा की शुरुआत से ठीक पहले इस पर सदस्यों के बीच तीखी बहस हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने राज्यसभा में आंध्र से 6 वादे किए थे। कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई, लेकिन आम चुनाव के चलते अध्यादेश नहीं लाया जा सका। All promises made by me in this house. The cabinet sent the draft ordinance to the Honourable President, but as the election process intervened, ordinance could not be issued. Sir, in the light of these promises, I urge the Union government to implement them and thereby protect the honour of this august house. नेता सदन अरुण जेटली ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई और कहा कि ये धन विधेयक है, इसलिए इस पर राज्यसभा में मतदान नहीं हो सकता। I am disappointing myself and my colleagues when I take this argument because I myself am a member of this house. But we have to accept the reality that the framers of the Constitution gave a certain jurisdiction to the Lok Sabha. The jurisdiction under Article 75(3) of the Council of Ministers being responsible to them and a vote of no confidence, the money bill being introduced only there. नेता विपक्ष समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार से वादा पूरा करने को कहा। उन्होंने नेता सदन की इस दलील को खारिज किया कि ये धन विधेयक है। अगर आप ये कह दें कि भाई आप विड्रॉ कर लो और हम सब वादे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पढ़े हम उनको लागू कर देंगे, पूरे कर देंगे, तो हमें झगड़ा किस चीज का? झगड़ा तो है कि नहीं हो रहा, उसीलिए तो हम ये बिल ला रहे हैं। It is the right of the member, sir, you are the custodian of the house. It's the right of the member to ask for a private member's bill for voting. I'm not saying that you discuss money bill and appropriation in this house. No, I'm aware of all the rules. Please discuss it in the other house, take all your decisions there. All that is being asked here is, will you give the assurance that you will implement what you have assured in this house? That every bill can be termed as a money bill in this country, if he is right in his objection, because at some stage or the other monies will have to be appropriated towards the Consolidated Fund of India. कॉमन सेंस ये कहता है कि जब ये यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया है और इस पर चर्चा हो चुकी है, तो उसके बाद इसको मनी बिल कहना ये जायज नहीं। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद उपसभापति पीजे कुरियन ने बिल को लोकसभा अध्यक्ष को भेजने की व्यवस्था दी। Since the matter is not free from doubt, I therefore under Rule 1868 refer the matter to the Honourable Speaker for a decision. Till then, further proceedings in connection with the bill is deferred. ये विधेयक कांग्रेस सांसद केवीपी रामचंद्र राव ने मार्च में गैर सरकारी विधेयक के रूप में पेश किया था। आंध्र प्रदेश से जुड़े निजी विधेयक पर चर्चा के दौरान एक बार फिर धन विधेयक को परिभाषित और उसके लिए दिशा निर्देश तय करने की मांग उठी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए कि इससे पहले 2014 में जो सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ ऐसे ही प्रावधान थे। विपक्ष अब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। सहयोगी विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बढ़ती मांग के बीच मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े मसलों पर बातचीत की। इधर संसद में इस मुद्दे को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों का विरोध जारी रहा। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर वीएसआर कांग्रेस के सांसदों का लोकसभा में लगातार 5वें दिन विरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने सांसदों से सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से चलाने में सहयोग मांगा। Yesterday also he gave the assurance. 3 days back also he has given assurance. Therefore they should take this assurance and I request them to go back to their seats. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य से जुड़े मसलों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू से मिलकर आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री भी शामिल हुए। विस्तार से प्रधानमंत्री के साथ चंद्रबाबू नायडू ने सभी विषयों के बारे में चर्चा किया, क्या क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में दोनों ने अपना आइडियाज एक्सचेंज किया। अभी उसके बाद चंद्रबाबू नायडू जी यहाँ आए तो मेरे पास मैं बाकी अन्य विभागों में
कौन सी काम कहाँ पेंडिंग है, वो काम कहाँ तक आया, उसके बारे में एक बार समीक्षा की हम लोगों ने, और तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गुरुवार दिल्ली आने के बाद से चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर सत्तारूढ़ टीडीपी और विपक्षी दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में पास होने के बाद जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक 8 अगस्त को दोबारा लोकसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। एआईएडीएमके को छोड़कर सभी दल विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। सरकार जल्द से जल्द इसे पास कराकर राज्यों की सहमति लेने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 27 अगस्त को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें मुख्य एजेंडा जीएसटी ही होगा। साथ ही सरकार से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने अगले साल अप्रैल से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा है। असम के कोकराझार में आज कुछ हमलावरों ने लोगों पर गोलीबारी की। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया। कोकराझार का बाजार शुक्रवार दोपहर को अचानक गोलियों और ग्रेनेड के धमाके से गूंज उठा। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही काले कपड़े पहनकर आए हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में 12 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। मौके से मिले हथियारों और सुराग के आधार पर पुलिस उग्रवादी बोडो संगठन एनडीएफबी का हाथ होने का शक जता रही है। एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ निहत्थे लोगों पे मार्केट में आक्रमण किया और उसके पास से कुछ AK-56 ग्रेनेड वगैरह भी पाए गए हैं और भी जो 3-4 लोग हैं उनके लिए हम उनको कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की। ये देखने में तो एनडीएफबीएस का हाथ लग रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हमले की निंदा करते हुए लोगों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर मामले की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने हमले के लिए जिम्मेदार संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। Our government is committed to ensure the protection of life and property of the people of Assam. Our government is committed to take stern action against those extremist outfits to ensure the protection of the civilians. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमले के शिकार लोगों के प्रति संवेदना जताई है और असम को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया है। आज घटना हुआ ये बहुत ही दुखद है और इतने लोगों को मारना ये बहुत गलत हुआ है। इसलिए अभी राज्य सरकार से भी संपर्क करके हम आधिकारिक रूप से पूरा डिटेल्स लेंगे। उसके बाद फिर पूरा सिचुएशन का जायजा लेते हुए क्या करना है आपको बताएंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने हमले की निंदा करते हुए मामले की जांच की मांग की है। आज इस घटना के बाद दोबारा लोगों में वो शंका, एक वो भय पैदा हो जाता है कि क्या वो घर के बाहर निकलने पे सुरक्षित होंगे कि नहीं होंगे। मुझे लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये इसके पीछे जो सारी सच्चाई है वो लोगों के सामने पेश करे। पुलिस सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। घायलों का कोकराझार के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कई घायलों की हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के ऊना में गौरक्षा के नाम पर दलितों की पिटाई मामले के विरोध में आज से अहमदाबाद से दलित समुदाय का पैदल मार्च शुरू हो गया है। 15 अगस्त को ऊना में ये मार्च खत्म होगा, जहां दलित समुदाय अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने का ऐलान कर रहा है। 31 जुलाई को अहमदाबाद दलित समुदाय की महारैली में सरकार के सामने कई मांगें रखी गई थीं। इसमें दलितों को सुरक्षा देने, दलितों के खिलाफ हुई घटनाओं के मामले में तुरंत कार्रवाई, सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाने और खेती की ज़मीन देने समेत कई मांगें शामिल हैं। आंदोलन की अगुवाई करने वाले जिग्नेश मेवानी का कहना है कि गुजरात सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 11 जुलाई को ऊना में 4 दलितों को कुछ लोगों ने मरे हुए जानवर की खाल उतारने पर पिटाई की थी, जिसके बाद गुजरात में दलित आंदोलन तेज हो गया है। दलित महासम्मेलन में जो डिमांड्स करी थी कि
तो सरकार उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही, उसके लेकर मंत्रणा की भूमिका में नहीं आ रही। तो पूरे गुजरात में दलितों का एक आंदोलन फैले और साथ साथ मृत पशुओं के निकाल का काम आने वाले दिनों में दलित समाज ना करे और उसके बजाय जमीनों के आवंटन के लिए पूरे गुजरात में एक आंदोलन खड़ा हो। और साथ साथ आने वाले दिनों में इस आंदोलन को गुजरात के बाहर के भी हमारे जो दलित संपर्क के दलित संस्थाएं और संगठनों के साथ एकजुट होकर पूरे देश में सामाजिक क्रांति को फैलाया जाए। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था की स्थिति में खासा सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये जानकारी दी। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि घाटी के अधिकतर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की कोशिशों से प्रदर्शन की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। उधर गांदरबल और बारामूला शहरों में आज फिर कर्फ्यू लगा दिया गया। अनंतनाग और शोपियां में कर्फ्यू पहले से ही लगा है। हजरतबल दरगाह की तरफ अलगाववादियों के मार्च को देखते हुए श्रीनगर में धारा 144 लगाई गई। जम्मू के रामबन और डोडा जिलों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में सावित्री नदी पर पुल ढहने के बाद खोज अभियान जारी है। नदी में आज 3 और शव दिखे। इसके साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। भारी बारिश की वजह से शवों को खोजने में दिक्कत आ रही है। मंगलवार को हुए हादसे में 2 बसें और कुछ कारें बह गई थीं। उधर मुंबई में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुरुवार सुबह से दोपहर तक शहर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण लोकल सेवाएं भी कई जगहों पर बाधित रहीं। अगले 2 दिन में मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भारी बारिश की आशंका है। मधेसी आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को नेपाल सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। प्रचंड के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। इसके अलावा घायलों का मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। प्रचंड सरकार ने आंदोलन के दौरान गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को भी रिहा करने का फैसला किया। दरअसल सरकार गठन की कवायद के दौरान सत्ताधारी CPN-MC, कांग्रेस और मधेसी नेताओं के बीच इस समझौते के लिए सहमति बन गई थी। मधेसी मोर्चा नेपाल की नई सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा है। पिछले साल नए संविधान के विरोध में मधेसियों ने 6 महीने से भी ज्यादा लंबा आंदोलन किया था और भारत नेपाल सीमा की नाकेबंदी कर दी थी। इस दौरान 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को जान से हाथ धोना पड़ा था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है कि वो सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे, खासतौर से उनके खिलाफ जो उनके पड़ोसियों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को साफ कह दिया गया है कि उन्हें आतंकियों की पनाहगाहों को ख़त्म करना होगा। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान अपने लिए खतरा मानने वाले चुनिंदा समूहों पर कार्रवाई कर रहा है। उसे उन सभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो उसके पड़ोसियों के लिए भी खतरा पैदा करते हों। मार्क टोनर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सार्क देशों के सम्मेलन में दिए गए भाषण पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर काम करने की सलाह दी है। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य मदद रोकने का फैसला भी किया। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।